नमस्कार दोस्तों, टेककुंड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं बेसिक्स ऑफ एचवीएसी की। तो एचवीएसी में अब एक और नया टर्म ऐड हो गया है, दैट इज़ आर। तो हम इसको कॉल करते हैं एचवीएसी एंड आर, दैट इज़ हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन। तो एचवीएसी के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले ये जानते हैं कि एचवीएसी की हमें ज़रूरत क्यों है। तो किसी भी स्पेशीज़ की, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, चाहे वो एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, इधर वो कोई फूड ग्रेन्स हैं या कोई मशीनरी है, सबको एफिशिएंटली काम करने के लिए और लॉन्ग टर्म तक किसी एक सराउंडिंग में कंफर्टेबली रहने के लिए एक सराउंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिसको मेंटेन करने के लिए हम एचवीएसी एंड आर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम आज बेसिकली बात करेंगे ह्यूमन कंफर्ट के बारे में कि एचवीएसी का ह्यूमन कंफर्ट में क्या इंपॉर्टेंस है। तो हमारा सारा डिस्कशन ह्यूमन कंफर्ट पे ही रहने वाला है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ह्यूमन कंफर्ट के क्या पैरामीटर्स हैं। तो बहुत जनरल भाषा में बात करें तो ह्यूमन कंफर्ट के दो पैरामीटर हैं, एक टेम्परेचर, दूसरा ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर होना चाहिए 24.58 डिग्री सेल्सियस, जैसे 24.58 डिग्री सेल्सियस एज पर द स्टैंडर्ड एंड एज पर द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी। एंड ह्यूमिडिटी जो है वो 40 से 60% ऑफ RH होनी चाहिए। RH इज बेसिकली रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कि हमारे एक, मैं उसको जनरल लैंग्वेज में बोलूँ तो कि हमारी हवा में नमी कितनी है, कि अगर इस रूम के अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एयर है तो उसके अंदर कितना पार्ट मॉइस्चर का है, उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी या रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हम हीटिंग के साथ में, कि हीटिंग की हमें क्यों ज़रूरत है। अपने इंडिया में 3 तरीके की वेदर होती है बेसिकली, विंटर्स, स्प्रिंग एंड समर। तो जो विंटर का सीज़न होता है, क्योंकि वेदर चाहे कोई भी हो, ह्यूमन कंफर्ट जो है उसका सराउंडिंग यही है। तो इसीलिए हमें विंटर्स के सीज़न के अंदर हीटिंग की ज़रूरत पड़ती है। हीटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द रूम एयर। तो ताकि जो भी इंसान अंदर बैठा है या जो भी मशीनरी अंदर काम कर रही है, वो उसकी सराउंडिंग को हम मेंटेन कर पाएँ रिस्पेक्टिव ऑफ जो भी हमारा एम्बियंट टेम्परेचर या एम्बियंट सराउंडिंग है। हम कैसे कर सकते हैं हीटिंग को करने के बेसिकली 2 तरीके होते हैं। एक हम फोर्स एयर के थ्रू कर सकते हैं, दूसरा हम रेडिएशन के थ्रू कर सकते हैं, जिसको हम रेडिएंट हीटिंग भी बोलते हैं। कई तरीके के इक्विपमेंट्स आते हैं हीटिंग को करने के लिए, गैस, ऑयल हीटर्स या इलेक्ट्रिक रॉड हीटर्स, ये सारे के सारे ही जो हैं वो रेडिएशन पर ही काम करते हैं। तो हम इसको रेडिएंट हीटिंग भी बोल सकते हैं। और मैं अगर बात करूं कि अगर हमें जहां पर बहुत ही ज़्यादा स्पेस के अंदर हीटिंग करनी है या पूरे रूम्स के अंदर हीटिंग करनी है, तो हम एक और भी तरीका होता है कि हम वॉल्स या फ्लोर्स के अंदर रेडिएंट हीटर्स को जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसको भी हम रेडिएंट हीटिंग बोलते हैं। बेसिकली रेडिएंट पैनल्स होते हैं जिनको इंस्टॉल किया जाता है। सेकेंडरी जो आता है वो है हीट पंप। हीट पंप को अगर मैं थोड़ा सा जनरलाइज करूं तो आजकल हमने देखा है कि घरों में भी जो एयर कंडीशनर्स लगते हैं, स्प्लिट एयर कंडीशनर्स लगते हैं, वो आजकल कूलिंग और हीटिंग दोनों टाइप के आने लगे हैं। तो जो उसका आउटडोर मशीन होती है जो घर के बाहर रखी जाती है, उसको हम लोग हीट पंप बोलते हैं। ये बेसिकली कूलिंग और हीटिंग दोनों पर्पज़ में यूज़ किया जा सकता है। एप्लीकेशन जैसे कि हमने बात करी कि हम रूम हीटिंग्स कर सकते हैं अपने घरों के अंदर, जो भी हमारे लिविंग रूम्स हैं, हमारे बेडरूम्स हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पर आपको उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री तक सेल्सियस तक टेम्परेचर या उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। तो उस केस में भी हम लोग हीटिंग का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी चीज़ वॉल्यूम हीटिंग इन पब्लिक एरिया, जहाँ पर अभी हमारी गैदरिंग है काफ़ी सारी और एरियाज़ काफ़ी बड़े हैं। तो जैसे कि हमारे इंडस्ट्रियल वर्कशॉप्स हो गई, हमारे मीटिंग हॉल्स हो गए, हमारे बैंकेट्स हो गए, तो इन सारी एप्लीकेशंस पर भी हम लोग हीटिंग का यूज़ करते हैं। कैसे इसको डिज़ाइन करते हैं या आगे की वीडियोज़ में देखेंगे। दूसरा टर्म्स आता है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन क्या होता है? वेंटिलेशन का बेसिकली काम होता है कि जो भी रूम की एयर है उसको रोटेट करना, या मुझे कहना चाहिए कि उसको रूम के बाहर निकालना, नई एयर को ऐड करना, रूम की जो एयर है उसको रीसर्कुलेट करना, वो वेंटिलेशन का काम होता है। कई तरीके से वेंटिलेशन किया जाता है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मैं बात करूँ वेंटिलेशन का पर्पज़ क्या है। वेंटिलेशन का पर्पज़ है टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द एरिया, टू रिड्यूस ह्यूमिडिटी इन द एरिया, टू रिड्यूस स्मोक, या स्मोक को बाहर निकालने के लिए हम वेंटिलेशन का यूज़ करते हैं। डस्ट प्रिवेंशन के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। हम इसको और डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सिस्टम या क्या क्या चीज़ें इसके लिए यूज़ करी जाती हैं। बैक्टीरियाज को दूर करने के लिए ओडर, CO2 और भी जो कोई गैसेज हमारी इसके अंदर बढ़ जाती हैं,
कि कई बार ह्यूमन ऑक्यूपेंसी ज़्यादा है या कुछ ऐसे एलिमेंट्स रखे हैं जिनसे कुछ एयर रिलीज हो, कुछ काइंड ऑफ रेडिएशन हो रहा है, तो उसको दूर करने के लिए वेंटिलेशन को यूज़ करते हैं। वेंटिलेशन को हम लोग सिंगल हैंडेडली कुछ इक्विपमेंट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और हमारी एयर कंडीशनिंग और हीटिंग के साथ में मैच करा करके भी यूज़ कर सकते हैं। टू इंक्रीज फ्रेश एयर वॉल्यूम, कभी हम इसको फ्रेश एयर वॉल्यूम के लिए भी यूज़ करते हैं। ह्यूमिडिटी को भी इंक्रीज करने के लिए वेंटिलेशन का यूज़ करते हैं। अब ये एक इंटरेस्टिंग है कि ह्यूमिडिटी को रिड्यूस भी कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी को इंक्रीज भी कर सकते हैं थ्रू वेंटिलेशन। अभी हम समझेंगे कैसे कर सकते हैं। एंड प्रेशर ऑफ ए रूम और एरिया, कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे एरियाज हैं कि जहाँ पर हमको रूम का एयर पॉजिटिव रखना है या नेगेटिव रखना है, कि भैया बाहर की जो एयर है वो अंदर, बाहर की जो एयर है या बाहर की जो डस्ट है वो अंदर ना, जो कि जिसको हम डस्ट प्रिवेंशन भी बोलते हैं, या अंदर की जो ओडर है, ये अंदर का जो भी सराउंडिंग है वो बाहर अपने एरिया के संग में मैच नहीं हो, तो इसके लिए हम वेंटिलेशन का यूज़ करते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप लोग ने अगर होटल्स के अंदर विजिट करते हो तो वॉशरूम्स के अंदर की जो स्मेल है वो बाहर नहीं आती है, किचन के अंदर की जो स्मेल्स है वो बाहर नहीं आती, तो वो वेंटिलेशन के थ्रू ही करते हैं। उसके डिजाइनिंग क्राइटेरियाज को हम और डिस्कस करेंगे। अब टाइप्स ऑफ हमारे पास वेंटिलेशन क्या है, एक तो नेचुरल और एक मैकेनिकल। नेचुरल क्या होता है कि हमारा रूम के अंदर ऑलरेडी फैंस चल रहे हैं, घरों में हमने देखा कि एयर कूलर्स चल रहे हैं, तो हमारी कुछ छोटी छोटी विंडोज जो है वो ओपन है जिनसे नेचुरली एयर जो है वो पास हो रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल वेंटिलेशन। सेकंड आता है मैकेनिकल वेंटिलेशन। मैकेनिकल मतलब मैं बात करूं कि फोर्स एयर, कि हम किसी एडिशनल मैकेनिकल इक्विपमेंट के थ्रू वेंटिलेशन कर रहे हैं। ये भी दो तरीके का होता है, ड्राई और वेट। ड्राई और वेट की वजह से ही हम इसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अब मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो एप्लीकेशन में अपना बेसमेंट वेंटिलेशन है। बेसमेंट के अंदर वेंटिलेशन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर बेसमेंट में अगर पार्किंग है तो हमें वहाँ पर स्मोक एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। इन केस ऑफ फायर हमें फायर प्रेशराइजेशन कराना पड़ेगा, कि सो दैट जो भी फायर है वो थ्रू शाफ्ट बाहर निकल जाए। हम इसकी और डिज़ाइनिंग को आगे डिस्कस करते रहेंगे। कुछ इक्विपमेंट और सिस्टम्स होते हैं जिनके थ्रू हम कर सकते हैं। हम जो ड्राई वेंटिलेशन करते हैं तो वो हम लोग करते हैं बेसिकली एक्सियल फैंस या रेडियल फैंस के थ्रू, प्रोपेलर फैंस के थ्रू, और हम लोग एग्जॉस्ट निकालने के लिए, क्योंकि वेंटिलेशन में सप्लाई प्लस एग्जॉस्ट दोनों ही चीज़ें होती हैं, तो एग्जॉस्ट निकालने के लिए हम लोग एयर स्क्रबर का भी यूज़ करते हैं, सो दैट अंदर की जो लाइक एयर के अंदर जो भी कंटेमिनेशन हैं, जो कुछ कंटेंट्स हैं वो हमारी सराउंडिंग में ना जाएं, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग एयर स्क्रबर का इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग एयर वॉशर का इस्तेमाल करते हैं वेट वेंटिलेशन के लिए, जहाँ पर हम चाहते हैं कि वेंटिलेशन के साथ साथ हमारा कुछ जो टेम्परेचर है एयर का वो भी रिड्यूस हो जाए, हम ताकि हम उस बड़े एरियाज के अंदर एयर कंडीशनिंग को अवॉइड कर सकते हैं। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग जिससे हम लोग सबसे ज़्यादा इंट्रोड्यूस हैं, सबसे ज़्यादा फैमिलियर हैं, सब घरों घरों में लोग एयर कंडीशनिंग कर रहे हैं। पर्पस क्या है? टू रिड्यूस द टेम्परेचर टिल ह्यूमन कंफर्ट। हमें टेम्परेचर को रिड्यूस करना है ह्यूमन कंफर्ट तक ही, और जो ह्यूमिडिटी है या जो नमी है रूम्स की उसको कंट्रोल करना है ह्यूमन कंफर्ट तक। अब हम लोग कई बार घरों में देखते हैं कि लोग टेम्परेचर का रखा है 18 डिग्री, 19 डिग्री, 16 डिग्री, 17 डिग्री पे एसी चला रहे हैं और फिर काफ़ी मोटे मोटे कंबल ओढ़ करके बैठे हुए हैं, तो हम उसको ह्यूमन कंफर्ट नहीं करते। ह्यूमन कंफर्ट को मैं और जनरल भाषा में बोलूँ तो एक ऐसी सराउंडिंग जहाँ पर हम अपने जनरल क्लॉथ के साथ में बिना किसी एडिशनल आई शुड से कि बिना किसी एडिशनल चादर या किसी भी चीज़ के थ्रू हम लॉन्ग टर्म तक उसमें बैठ सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन कंफर्ट। तो जनरली हमें हमारे एसी 25 डिग्री के आसपास चलाने चाहिए। एयर कंडीशनिंग के कई सारे टाइप्स होते हैं, कंफर्ट, इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग या कंट्रोल्ड एयर कंडीशनिंग। कंफर्ट जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि हमारा कंफर्ट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो हमें वहाँ पर जहाँ पर भी ह्यूमन बॉडी इन्वॉल्व होंगी, ह्यूमन्स इन्वॉल्व होंगे, वहाँ पर हम कंफर्ट एयर कंडीशनिंग करते हैं। सेकंड हमारी आती है इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग। इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग की अगर मैं बात करूँ तो इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग हम कहाँ करते हैं? अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाऊँ कि जहाँ पर हमारे मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर्स हो रहे हैं या कुछ क्लीन रूम्स हैं या कुछ हमारे डेटा सेंटर्स हैं या मैन्युफैक्चरिंग की लैब वो है, तो वहाँ पर हम लोग इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग का यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग में जनरली हम लोग सेंट्रलाइज एयर कंडीशनर यूज़ करते हैं। तीसरी आती है हमारी कंट्रोल्ड एयर कंडीशनिंग। कंट्रोल्ड एयर कंडीशनिंग क्या होती है कि हमें कुछ ऐसे लैब्स होती हैं रिसर्च की या कुछ ऐसे पर्टिकुलर प्रोसेस होते हैं कि जहाँ पर हमें थ्रू आउट द डे सिर्फ एक ही पर्टिकुलर पैरामीटर चाहिए कि भाई मेरा टेम्परेचर जो है वो मान के चलो कि 20 डिग्री सेल्सियस और 40% ऑफ RH वो थ्रू आउट द टाइम जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए। तो वहाँ उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल्ड एयर कंडीशनिंग, कि जहाँ पर हमारे पैरामीटर्स को हम कंट्रोल करते हैं थ्रू मॉनिटरिंग, और उसका भी बहुत सारे प्रोसेस और चीज़ें रहती हैं।
इक्विपमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास यूनिटरी एयर कंडीशनर्स हैं। यूनिटरी एयर कंडीशनर बोले तो जो हमारे विंडो एसीज होते हैं, जो हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं या ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं। सेकंड हमारे होते हैं स्प्लिट एसीज। स्प्लिट एसीज जो हम घर पे इस्तेमाल करते हैं, हम देखते हैं कि इंडोर होता है, आउटडोर। स्प्लिट का मतलब हमने एसी को दो पार्ट में तोड़ दिया। विंडो के अलावा सारे एयर कंडीशनर स्प्लिट ही होते हैं, उसके अंदर कुछ इंडोर और कुछ आउटडोर पार्ट होते हैं, जो कि हम अभी नेक्स्ट वीडियो में हमारे सिस्टम्स ऑफ एयर कंडीशनिंग में डिस्कस करेंगे। सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग होती है, जिसके अंदर हम बेसिकली जो हमारे आउटडोर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। चिलर हो सकता है या वीआरवी हो सकता है, और जो हमारे इंडोर्स होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। एएचयूज और बहुत सारे डक्टेबल एसीज और बहुत सारे इंडोर्स होते हैं, जो हम आगे किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं? हम एयर कंडीशनिंग हमारे घरों में करते हैं, हमारे ऑफिस में करते हैं, होटल्स में करते हैं, बैंकेट हॉल में करते हैं, थिएटर्स में, मॉल्स में। आजकल आप देखते हैं कि जहाँ भी पब्लिक स्पेसेस हैं, हर जगह पर एयर कंडीशनिंग का यूज़ हो रहा है। सिमिलरली इंडस्ट्रियल और कंट्रोल के भी देयर सर्टेन एप्लीकेशन जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। एचवीएसी के बाहर जो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन गया है, जो कि है रेफ्रिजरेशन। क्योंकि जनरली हम देखते हैं हमारे कोर्सेज सिलेबस के अंदर रेफ्रिजरेशन को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, पर आज के टाइम पर रेफ्रिजरेशन बहुत यूजफुल एक प्रोसेस बन गया है। क्योंकि हमें इस फूड को प्रिजर्व करना है लंबे टाइम तक, क्योंकि आजकल जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो चेंज हो चुकी हैं। तो टू प्रिजर्व फूड्स हमें रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब फूड्स के लिए रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत इसलिए भी पड़ती है क्योंकि फूड्स जो है वो प्रिजर्व होते हैं बहुत ही लो टेम्परेचर के ऊपर। तो उस लो टेम्परेचर को अचीव करने के लिए या हमें कहना चाहिए कि रिड्यूस द टेम्परेचर टू 0 डिग्री सेल्सियस और बिलो, हम रेफ्रिजरेशन का यूज़ करते हैं, जो हम एचवीएसी के थ्रू नहीं कर सकते। एप्लीकेशन क्या हो सकती है? आइस मेकिंग। अगर हमें आइस बनानी है तो हम रेफ्रिजरेशन का यूज़ कर सकते हैं। फूड को प्रिजर्व करना है, मेडिसिन को प्रिजर्व करना है, तो हम लोग रेफ्रिजरेशन का यूज़ कर सकते हैं। मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन होता है, इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन होता है। मैकेनिकल लाइक अपने जैसे डीप फ्रीजर्स होते हैं और भी कई सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जहाँ पर रेफ्रिजरेशन हो रहा है। इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन एक लाइक जो भी हमने देखेंगे हमारे कोल्ड स्टोरेज हैं, यहाँ पर हमारा फूड प्रिजर्व हो रहा है, तो वहाँ पर हम लोग इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन करते हैं। क्योंकि उस टाइप ऑफ रेफ्रिजरेशन में हम हमारे टेम्परेचर्स के संग टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो अलग होती हैं, विद दैट हमें ह्यूमिडिटी भी बढ़ानी होती है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द वेजिटेबल्स और द फूड्स। तो इसके लिए हम लोग इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन का यूज़ करते हैं। हम इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इक्विपमेंट्स क्या हो सकता है? रेफ्रिजरेटर्स जो हमारे सबके घरों में है। हम देखते हैं कि कई बार हमारी सब्जियां बच गई हैं या फूड या हमारी वेजिटेबल्स हैं, हमारे फ्रूट्स हैं, तो उसको एक हफ्ते 10 दिन या 5 दिन या कुछ लंबे टाइम के लिए अगर हमें उसको प्रिजर्व करना है, सेफ रखना है, तो हम लोग रेफ्रिजरेटर का यूज़ घर में करते हैं। डीप फ्रीजर्स जहाँ पर हम लोगों को फ्रोजन मटेरियल सेफ प्रिजर्व करना होता है। हमने मॉल्स में देखे हैं, हमने शॉप्स पे देखे हैं कि बहुत सारा मटेरियल फूड्स ऐसे हैं जिसको लाइक फ्रोस्ट करके रखना पड़ता है, तो वहाँ पर हम लोग डीप फ्रीजर का यूज़ करते हैं।